हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात तुम्ही सगळे? मायसेल्फ किरण दोरगे, वेलकम टू माय युट्यूब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रॉपर स्ट्रॅटेजी सांगणार आहे, जो तुमचा एमएसटी सीईटीचा प्रीवियस इयरचा क्वेश्चन पेपर होता फिजिक्सचा. तर पूर्ण अनालिसिस मी सांगेन तुम्हाला. पेपर कसा होता, सोपा होता, मीडियम होता, अवघड होता, ठीक आहे. तर मग कशा पद्धतीने अशा टाइपचे जे पेपर्स असतील त्यांना अप्रोच कसा केला पाहिजे रियल टाइम मध्ये. सो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. बहुत फायदा होने वाला है आपको अल्टीमेटली. और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ. और जिस बच्चों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है वो मेरे साथ ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, आप एक नोटबुक लेके बैठो और वहां पे आप अपना आंसर निकालो. ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो. और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, स्टार्ट भी नहीं किया है पढ़ना, वो पूरा देख लेना. इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स सीईटी वाले एवरी ईयर पूछ रहे हैं. तो एटलीस्ट आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा. ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. वो क्वेश्चन पेपर देख लेना. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन पेपर का अगर नेचर में ओवरऑल देखूं तो कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा सिंपल था, टफ था या मॉडरेट था. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. मुझे आंसर पता है, लेकिन तो भी हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने आपको एवरी टाइम बताया है, एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन पेपर जैसे आपके हाथ में आता है तो डायरेक्टली सॉल्व मत करो. ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन पेपर क्या है, ओवरऑल डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, सिंपल है, इमीडिएटली आपको गो थ्रू करना है. जो 50 क्वेश्चन है फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जो भी है, तो फिजिक्स के अगर आप 50 क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, तो वो टाइम पे आप क्विकली उसको ग्लांस करने वाले हो. और वो ग्लांस जब भी आप करोगे ना, तो 1 या 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है. तो कैसे कर रहे हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूं. अभी तो मैं बोलूंगा तो इसलिए 5-6 मिनट जाएंगे, लेकिन जब भी आप एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, आपको फटाफट वो देखते जाना है. तो कैसे देखना है मैं आपको क्विकली बता देता हूं. एनीवेज, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है. जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेके नहीं जाना है कि नहीं. और देखते हैं आपको प्रॉपरली जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वहां पे नीचे स्पेस होगा, या फिर अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको सॉल्व करने के लिए कुछ पेजेस दिए जाएंगे, तो वो उनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सबसे पहले क्विकली देखते थे कि क्वेश्चन पेपर में क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन है बाल्मर सीरीज के ऊपर, है ना. तो बाल्मर सीरीज आपका किधर है? एटम्स न्यूक्लियाई में है. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर्स के बारे में है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन. सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है उसमें से है. तो 3 क्वेश्चन मुझे पता चले किधर किधर से. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, लेफ्ट गैप, राइट गैप, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन. देखो ना, मतलब मैं जो स्टार्टिंग का देख रहा हूं, इससे मुझे फायदा क्या होगा पता है. आप भी जब भी पढ़ाई करोगे तो जितने भी आपके चैप्टर्स है उसमें से कुछ चैप्टर्स आपके बेस्ट है, कुछ चैप्टर्स अच्छे नहीं है. तो जो चैप्टर बेस्ट है वो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो ना, बिकॉज वहां पे तो आप रिस्क ले सकते हो. जो नहीं आ रहा है वहां पे अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो अननेसेसरी आपका टाइम किल होगा एंड इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट. सो यहां पे देखो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 एलसीआर सीरीज एसी सर्किट का क्वेश्चन है. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है. पोलराइजिंग एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट के ऊपर ये पूछा है उन्होंने. लाइट वेव्स के बारे में ये बात कर रहे हैं. अगेन ये इंटेंसिटी के बारे में है, लाइट के ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखते हो तो अल्फा डीसी बीटा डीसी के बारे में बात कर रहे हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. सेमीकंडक्टर जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 11 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगेन ये एटम्स न्यूक्लियाई के बारे में ये बात कर रहा है. सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 12 मोनोक्रोमेटिक रे के बारे में ये बात कर रहा है. ग्लास स्लैब वगैरह जैसे आपको दिख जाता है आपको पता चल जाना चाहिए. ये लाइट के ऊपर क्वेश्चन है. रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट आपका जो सेक्शन है उसके ऊपर होगा. 13 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप कर रहा है. ठीक है, अगेन ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, एटम्स न्यूक्लियाई. क्वेश्चन नंबर 14 मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन. तो ये सिंपल क्वेश्चन देख के आ जाना चाहिए. देखो अभी है ना, यहाँ पे जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देख के आ जाएंगे. ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट ग्लांस करते हो ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. तो वो पहले क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको पहले कर दो, और जैसे ही हो जाता है ओएमआर शीट पे भी वो 10 क्वेश्चन भर देना. ठीक है, तो मतलब अभी आपका एग्जाम का टाइम हो चुका है 5 से 7 मिनट. मतलब मान लो जब भी आप पेपर दोगे तो 7-8 मिनट हो चुके और 10 क्वेश्चन आपके हो भी गए. ठीक है, देख देख के हो गए. और अभी आपके जो 40 क्वेश्चन बचेंगे वहां पे आपको वो 45 मिनट्स का जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसमें वो जो 35 to 38 मिनट्स है उसमें हमें बाकी के 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं. देखो कैसे प्रेशर बिल्ड हो रहा है. ठीक है ना, फोटो
डायोड डिवाइस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्वेश्चन है ये। उसके बाद व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन ये रोटेशनल मोशन वाला क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनेमिक्स वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, वेव इक्वेशन दिया है, ये सिंपल क्वेश्चन होने वाला है आपका, वेव मोशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव से रिलेटेड होगा, साउंड से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ब्लैक बॉडीज के बारे में बात कर रहा है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। उसके बाद क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ये उनका तो बहुत फेमस, बहुत फेवरेट है ये, बोर्ड वाले हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक चीज तो हमें पता चल गई कि क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले रट के जाना है, स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला रट के जाना है, ठीक है। सिंपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मास कनेक्ट किया है इन्होंने और यहाँ पे आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, सिंपल आपको स्ट्रेस स्ट्रेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 21 स्फीयर मास दिया है और रोल हो रहा है ना, तो अगेन ये रोटेशनल मोशन वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 फ्लाई व्हील के बारे में बात कर रही है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 यूनिफॉर्म वायर से मेरे पास सेम मटेरियल वाइब्रेटिंग अंडर सेम टेंशन, देखो ये लेंथ वाला क्वेश्चन बोला था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, और साउंड जो आपका चैप्टर है उसमें से ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 वन एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब सरफेस टेंशन, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है आपको, गैस कांस्टेंट दिया है, अगेन ये आपका केटीजी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 आइडियल गैस प्रेशर वॉल्यूम दिया है इन्होंने, है ना, तो अगेन ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगेन केटीजी वाला क्वेश्चन गया ये। सो क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा है, बिग वाटर ड्रॉप इज अ फॉर्म कॉम्बिनेशन, ये बहुत फेमस है, 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल वो पूछते ही है, हर साल क्वेश्चन नंबर 27 पूछते ही है, चेंज कर देते हैं नंबर्स को, बाकी क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 27 भूल के नहीं जाओगे, 100% नोट बना लो। सो क्वेश्चन नंबर 27 ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। उसके बाद रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, ये बाइंडिंग एनर्जी ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएचएम है आपका नेक्स्ट, ऑसिलेशन का, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक है। 30 सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं करना है आपको, क्वेश्चन का डायरेक्ट जो रिजल्ट है सोनोमीटर के वो पता है तो आंसर पता है, सॉल्व नहीं करना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने बोला था ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको देख के आ जाएंगे। तो अभी तक तो मुझे 4 से 5 क्वेश्चंस दिखे 30 क्वेश्चंस में से, जो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देख के मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया उन्होंने, डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, सिंपल क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज ये क्वेश्चन जो है वो आई गेस लास्ट ईयर भी पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ 33 जो है वो आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो था वो ऑसिलेशन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 34 पार्टिकल मूविंग वर्टिकल सर्कल, सर्कुलर मोशन से रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल पेंडुलम के बारे में बात कर रहा है, ओके, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये आपका ऑसिलेशन चैप्टर से रिलेटेड है। देखो ऑसिलेशन से 4 क्वेश्चन तो बन गए इधर, है ना। फोटोसेंसिटिव मटेरियल आपका मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, सो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स आपका जो चैप्टर होगा उसमें से है ये। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, तो इसमें से एलसी पैरेलल रेजोनेंट का कौन सा है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, जो आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ है वही उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अगेन ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है आपके पास, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो एक 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो मुझे सॉल्व करने नहीं थे, डायरेक्ट मुझे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, रेजिस्टिविटी वगैरह दिया है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आई गेस 11th स्टैंडर्ड का है ये। सो क्वेश्चन नंबर 41 सीलिंग फैन मूव कर रहा है और यहाँ पे सर्कुलर मोशन आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 42 डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये आपका टाइम किल करेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, स्किप कर दो, टेंशन मत लो। मान लो जो स्किप करोगे आप, तो 50 में से लाइक ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं, केमिस्ट्री का जो होगा उसमें इक्विवेलेंट आप टिक कर देना। 42 क्वेश्चन नंबर 43 पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अगेन ये लेंथी क्वेश्चन है, तो अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो हमारा ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये 43 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44 ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है ना उसके फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं, तो डॉपलर इफेक्ट आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 45 लेंथ दिया है आपको, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एक्सपांशन, यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपांशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता है उसको वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 टू कॉइल्स के बारे में बात किया है, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल करंट इंक्रीजेस इन अ कॉइल क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जो फैराडेज लॉज वगैरह है उसमें से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगेन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, जो मुझे सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट पता है, 7 या 8 हो गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 48 कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करना पड़ेगा, बार मैग्नेट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो फ्लक्स, मतलब आपका म्यू नॉट एन आई, एनीवेज अगेन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चंस क्विकली देख लिए। अभी मैं आपको एनालिसिस बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर का नेचर है ना, वो सिंपल है या डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मान के चलूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जो आपका टाइम किल करेंगे। 2017 का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो गर्ल्स टॉपर आई थी 187 में, ठीक है। एनीवेज, तो जो 187 वाली स्टूडेंट थी, शी यूज्ड टू बिलोंग्स टू आवर इंस्टीट्यूट, तो हमें पता है कि कैसे था और उसने कहां पे क्वेश्चंस लूज किए थे। एनीवेज, सो यहां पे ये क्वेश्चन पेपर जो है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है। तो जो 1.5 घंटा आपका है, तो फिजिक्स के लिए आप 45 मिनट्स कंसिडर कर रहे हो। कुछ बच्चे 55 मिनट्स 1 आवर तक टाइम देते, केमिस्ट्री इमीडिएटली कर लेते, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता अगर कोई पूरा पेपर ये सॉल्व करने की कोशिश करे तो 1 घंटा इतना मिनिमम टाइम लगेगा ही। मतलब अगर कोई भी एक्सपर्ट पर्सन भी सॉल्व कर रहा है तो 1 घंटा लगेगा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि कुछ चीजें एक्चुअल में आपको सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो अभी इसमें स्मार्टली कैसे खेल सकते हो आप, ठीक है। अभी देखो ना, यहाँ पे जो 1.5 घंटा आपके पास था, तो उसमें से केमिस्ट्री भी तो है ना, केमिस्ट्री को तो टच भी नहीं किया। तो जब भी ऐसा टफ दिखता है ना, तो फिजिक्स अगर आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको जो अटेम्प्ट करना है आप करो। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, देखो इनिशियली क्या पूछा है। जो बोर्ड होता है ना आपका, वो स्टार्टिंग में कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे देता है, स्टार्टिंग के और कभी कभी एंड के। तो इससे मतलब ना स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता और वो स्टार्टिंग में ही 20-25 मिनट वेस्ट कर देते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व करके हो गए। कुछ बच्चे आधा घंटा हो गया और 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ईगो होता है ना कि मी फिजिक्स अभ्यास केला, मी सॉल्व करूनच दाखवणार। कीप योर ईगो असाइड, सिंपल क्वेश्चन पहले करो। मतलब देखो ना, 8 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे दिख गए यहाँ पे जिसको मुझे सॉल्व नहीं करना था, जो मुझे देख के पता चल रहा है 8-9 क्वेश्चन थे। तो पहले वो 8-9 क्वेश्चन करो। मतलब अभी देखो टाइम हो गया मेरा 8 से 10 मिनट का, मेरे 8 क्वेश्चन हो गए, अभी मैं रिलैक्स मोड में हूं, है ना। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, और 45-50 मिनट से ज्यादा टाइम आप दो मत। केमिस्ट्री आप अपना पूरा अटेम्प्ट करो, और एंड में जाके टाइम मिला तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके पास आप आओ। अगर नहीं तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सीधा टिक कर दो, जो भी आपको लग रहा है वो तुक्का मार के आना है। तो अल्टीमेटली 100 में से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी तक की जो एमएसटी सीईटी है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्पेक्टिव वे में आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो ये जो डिस्कशन है वो अभी के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है, आगे जाके अगर कुछ चेंजेस होते तो रिस्पेक्टिव चेंजेस आप कर लेना। एनीवेज, तो ये था एक क्विक एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा आपका उससे रिलेवेंट। Let us discuss the questions one by one. The frequencies for a series limit of a Balmer and Pasture series is nu 1 and nu 3. ठीक है, तो Balmer, Pasture, bracket, P fund ये सब होता है ना आपका सीरीज, ठीक है। If a frequency of a first line of a Balmer series is nu 2, then relation between nu 1, nu 2, nu 3 क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स का जो एंड वाला पोर्शन होता है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, है ना, इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ के जाते हैं। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन पहला ही वो देख लेते हैं तो डेफिनेटली वहां भी बहुत सारे बच्चे मोरल डाउन कर लेते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप ये सोचो कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनको भी नहीं आएगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो, जिसको आ रहा है उनको आने दो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2-3 से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन 4-5 से देखो। मतलब जो सिंपल है ना वो पहले कर लो, डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मत जाओ। हाँ, अभी ऐसे बच्चे भी जो ब्यूटीफुली पढ़ चुके 2 साल, आप आंख बंद करके कर लेना, ठीक है। फटाक से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग की जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं रखना है। और एग्जाम में जाओगे तभी घड़ी मत भूलना, बेसिक घड़ी अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो, अगर नहीं तो अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर आपका है तो फिर आपको कंप्यूटर पे तो दिखा देगा। तो जैसे भी काइंड ऑफ एग्जाम आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप देख लो। एनीवेज, सो यहाँ पे आपको करना क्या था, आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर रिजबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n², ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज लिमिट है वो n इक्वल टू इन्फिनिटी तक है। सो एनीवेज, सो यहां पे आपके पास 1/λ के लिए आप न्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो 1/λ इज इक्वल टू n अपॉन न्यू, है ना। तो 1/λ की जगह पे n अपॉन न्यू के टर्म्स में आप लिख सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो इक्वेशन को। सो एनीवेज, मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन मिला, सीरीज लिमिट जो है वो n इंफिनिटी के हिसाब से। तो ये जो क्वेश्चन है वो अगर आपने बोर्ड्स की पढ़ाई भी अच्छे से की है
तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आप न्यू2 निकालो, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ बाल्मर सीरीज है न्यू2, तो फर्स्ट लाइन ऑफ अ बाल्मर सीरीज ये न्यू2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो आप p की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको आंसर मिलेगा RC 1/4 माइनस 1/9। न्यू1 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर एंड न्यू3 की वैल्यू 1/3 स्क्वायर। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गए। ये दो इक्वेशंस यूज करके आप न्यू1 माइनस न्यू3 कर देना, कुछ तो आंसर मिलेगा आपको, और आपको पता चलेगा ये जो आंसर है वो न्यू2 के बराबर है। लेकिन अभी अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपको आंसर में मिला है उसको रीअरेंज करना है और देखना है कि किसके जैसा है। सो न्यू1 माइनस न्यू3 इज इक्वल्स टू v3 के बराबर है। तो रीअरेंज करो इक्वेशन को। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। एनीवेज, चैलेंजिंग था क्वेश्चन 1 थोड़ा सा, जिसने भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये सिंपल है, बहुत आना ही चाहिए, ये तो मतलब बच्चा भी कर सकता है। यहाँ पे देखो, जो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ रीड करो, सॉल्यूशन नीचे मत देखो, ठीक है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो दैट्स वाई मेरे पास क्वेश्चन और आंसर मैंने एक साथ रखा है, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना उनको पढ़ने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो इसके लिए वो रखा गया है। एनीवेज, लेकिन जो बच्चों का अच्छा पढ़ाई हो चुका है और जो मेरे साथ क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो क्वेश्चन देखो सिर्फ, और सिर्फ क्वेश्चन देखने के बाद वो सॉल्यूशन ट्राई करो कि किस तरह से करना है। तो ऑफकोर्स ये आप ट्राई कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या दिया, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ओके, एनीवेज, बहुत ज्यादा जूम करने से वो पेज फिक्स नहीं हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 2 3 कैपेसिटर्स दिए और कैपेसिटी सेम है, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगा, 3C होगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा है, तो 3C इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C। अभी यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करना है और ऐसी आपको आदत बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो, है ना। सो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C। रीअरेंज करो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करते हो ना आप, तो वही है। तो 3C इंटू C/3C प्लस C। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई 3C/4। तो ये बन गया पहला। रिजल्टेंट कैपेसिटी 3.75 माइक्रोफैरेड के बराबर है। तो कैपेसिटी निकालनी है, तो माइक्रोफैरेड को सब्स्टिट्यूट मत करो 10⁻⁶, क्योंकि ऑप्शन देखो ना पहले A B C D क्या दिया है। अननेसेसरी अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा, जरूरत नहीं है। एनीवेज, सो 3/4 और यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी दी है, सो 4 इंटू 3/75/3, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम। सो ऑप्शन हो गया आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था, ये आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है, सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जो सिंपल है वो करने ही है, आपको बहुत फास्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। अभी जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो देखो, वो सॉल्व करो, और जो नहीं आता जिनको कुछ भी, वो मेरे साथ सोल्यूशन फॉलो करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एस, ठीक है। तो शंट दिया है आपको 1/8, तो एस की वैल्यू क्या है, 1/8 टाइम G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी कितनी होगी ये सब आपको पूछा है, ठीक है। तो जो बच्चे कर रहे हैं वो वीडियो पॉज करो, 30-40 सेकंड्स का टाइम लो, सॉल्व करो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। एंड जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप वीडियो को फॉलो करना। एनीवेज, तो एस की वैल्यू दी है उन्होंने, शंट की वैल्यू G/8 के बराबर दी है। लेकिन शंट का और एक फॉर्मूला होता है, S इक्वल टू G/n-1, है ना, जनरल फॉर्मूला। तो कंपेयर करो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n की वैल्यू क्या है, 9 के बराबर मिल जाएगी, सिंस रेंज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज 9 टाइम्स। सो सेंसिटिविटी आपकी रिड्यूस होगी 1/9। रेंज जितनी बढ़ती है उतने प्रपोर्शन में आपकी सेंसिटिविटी घट जाती है। तो आपकी जो नई सेंसिटिविटी होगी दैट विल बी S/9 के बराबर होगी। सो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ओके, 2 अननोन रेजिस्टेंसेस है कनेक्टेड इन अ सीरीज, कनेक्टेड, सॉरी सीरीज नहीं, 2 गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज का डायग्राम दिमाग में लेके आओ। लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है, आपके पास एक बीच में आप गैल्वेनोमीटर होता है और आपके पास एक जॉकी होती है। आप क्या करते हो, मीटर ब्रिज के वायर के ऊपर उसको स्लाइड करते हो और आपको एक नल पॉइंट मिलता है ना। तो आपके पास नॉन रेजिस्टेंस होता है, अननोन रेजिस्टेंस आपको रखना है तो रख सकते हो, LX हो गया, LY हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नल पॉइंट आपको देखना है। ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछते हैं 2-3 मार्क के लिए सब्जेक्टिव पेपर में। सेम टाइप का क्वेश्चन उन्होंने उठा के पूछा है। एनीवेज, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंदी है तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। 2 अननोन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो दोनों अननोन है। नल पॉइंट जो है वो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। केयरफुली देखो, अगर ये मेरा
ऐसा मीटर ब्रिज है, तो यहां से 40 सेंटर पे 40 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर 40 सेंटर में है तो ये 40 हो गया और ये 60 हो गया बचा हुआ, क्योंकि 1 मीटर होती है लेंथ आपकी, है ना। तो x अपॉन आर इज इक्वल टू LX अपॉन LR, 40 अपॉन 60 2/3। ये बन गया मेरा पहले लाइन के लिए जो भी मुझे डेटा कलेक्ट करके इक्वेशन बनाना था वो मैंने बना दिया। 30 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ स्मॉलर ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है। द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर टू द राइट एंड। अभी देखो ये आपका पहला वाला जो नल पॉइंट था वो 40 सेंटर पे था, अभी वो शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट हो रहा है 20 सेंटीमीटर से, तो 40 प्लस 20 कितना होगा 60, है ना। तो आपका लेफ्ट एंड से LX का वैल्यू होगा 60 और LR का वैल्यू होगा 40। तो यही फॉर्मूला में X में जो स्मॉल वाला है उसमें आपने 30 ऐड किया, ठीक है। तो 60 अपॉन 40 3/2 बन गया आपका। एनीवेज सो ये बन गया आपका इक्वेशन। तो X प्लस 30 अपॉन R 3/2। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, उनको कंपेयर करो आप। कंपेयर करने से आपको X की वैल्यू यूज करनी है और R का वैल्यू मिलेगा आपको X के टर्म में। सो R विल बी 2x प्लस 30 अपॉन 3। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 2। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास दो इक्वेशंस है। अभी हमारा काम क्या बनता है, अभी हमें X की वैल्यू निकालनी है। X की वैल्यू आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आपको X चाहिए ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, X अपॉन R 2/3 है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे R की वैल्यू मिली है, R की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो X अपॉन 2x प्लस 30 अपॉन 3 2/3। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करो, रीअरेंज करो, X की वैल्यू फाइनली मिलेगी 24। और ये जब भी सॉल्व करोगे तो फालतू के एरर्स मत करो, ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो, नीचे दिया इन फ्रंट ऑफ अ डायफ्रैक्शन स्लिट विड्थ इज 0.2 मिलीमीटर, स्क्रीन आपकी दी है 2 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ अ डायफ्रैक्शन वाला डायग्राम याद करो। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि स्लिट की वैल्यू कितनी है, 0.2 मिलीमीटर दी है, 2 मीटर कैपिटल डी की वैल्यू दी है, वेवलेंथ लैम्डा दी है आपको, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम ऑन इधर साइड। तो जो आपका डायफ्रैक्शन है, तो ऊपर और नीचे मिलके जो भी आपका फर्स्ट मिनिमम है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो सॉल्व कर रहे वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, जो नहीं कर रहे वो मेरे साथ आगे मूव करो। तो ए की वैल्यू दी है आपको 0.2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करो पहले। सो 10⁻³ मीटर, डी की वैल्यू है 2 मीटर, लैम्डा की वैल्यू हो गई 5000 इंटू 10⁻10, तो 5 इंटू 10⁻7 हो गया। वो एमस्ट्रॉन्ग है ना, एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻7 होता है, ठीक है। अभी आपको ये फॉर्मूला बनाना है, जो भी आपने फॉर्मूला लिस्ट बनाई है। ओके, एक बात मुझे बतानी है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो किस तरह से करना है, उसका एक प्रॉपर अलग से वीडियो मैंने बताया है। उसमें 8 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, जो मैं नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसकी जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था 2016 का आई गेस, तो उसका भी लिंक दे दूंगा। तो पहले आप वो देख लेना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है, दैट विल बी बेटर। या फिर अगर आप देखना चाहते हो, आपको अगर बेसिक हो चुका है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। तो जो फॉर्मूला लिस्ट आपको बनानी है उसमें आपने इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में ये वाला एक फॉर्मूला 100% लिखा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कुछ चेंज वगैरह नहीं है इसमें। सो x इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए, तो लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट सम आंसर। सो रीअरेंज द इक्वेशन। तो रीअरेंज करने के लिए केयरफुली करना है, 10 के पावर्स को पहले एक साथ लेके आओ और उसके बाद 2 कट हो रहा है आपका, रीअरेंज करो, x की वैल्यू मिल गई आपको 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, आपका जो सेंटर है उधर से ऊपर x फर्स्ट मिनिमा की है, लेकिन आपको दोनों साइड चाहिए ना, तो x प्लस x करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करो। कभी कभी वो आंसर में ऑप्शंस में 5 इंटू 10⁻³ भी दे देते हैं। बच्चे जोश में आके x इंटू 5 इंटू 10⁻³ दिख जाता है उनको, तो वो टिक करके आते हैं। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, आइदर साइड पूछा है तो दोनों आपको ऐड करना पड़ेगा। सो ऑप्शन आपका बन गया बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका फटाफट हो जाना चाहिए। एलसीआर सर्किट दिया है आपको, आर की वैल्यू दी है, इंपेडेंस की वैल्यू दी है 33 ओम। तो आर पता है मुझे, उसके बाद जेड पता है, इंपेडेंस जेड से रिप्रेजेंट करते हो। आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू दी है 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। ट्रू पावर आपको निकालनी है। तो ट्रू पावर क्या होती है, ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, और कॉस फाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, पावर फैक्टर आर अपॉन जेड लिखते हो आप। तो ई आरएमएस आई आरएमएस क्या होता है आपका, ई आरएमएस अपॉन जेड होता है ना। करंट आप पोटेंशियल के टर्म्स में लिख रहे हो एसी सर्किट्स के लिए, तो ई आरएमएस अपॉन जेड, सो ई आरएमएस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आर। तो ई आरएमएस की वैल्यू 220 220 18 33 33, ठीक है। कट करो इसमें से जो कट हो रहा है, और अप्रोक्सीमेटली आंसर जो मिल रहा है आपको 800 वैट मिल रहा है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये 45 सेकंड से ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है, ठीक है। 45 सेकंड्स तो भी मैंने ज्यादा बोल दिया। अभी जब आप सॉल्व करते हो तो ना, तो बहुत सारी चीजें आपको ओरली करनी है, अननेसेसरी स्टेप्स लिखो मत। अभी ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है ना एग्जाम में,
तो ये इधर ही कट कर दो और जो 800 वॉट जो मिल रहा है वो आपका आंसर होगा। एनीवेज, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहे हैं? जो बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, जो नहीं कर रहे कुछ भी वो पूरा वीडियो देखो, कोई टेंशन नहीं, आपको पूरा एक आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये आपके बोर्ड का एक फेमस है, उनको पसंद है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रट के जाओ, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला पार्ट है उसमें उन्होंने डाइलेक्ट्रिक कैसे फील करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का जो डी होता है, डिस्टेंस डी बिटवीन द टू प्लेट्स, वहां पे अगर कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक भरना है तो क्या, तो उससे रिलेवेंट डेरिवेशन है, ठीक है, वो आप पढ़ के जाओ आपके टेक्स्ट बुक से। अगर नहीं तो मैंने प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो बनाए हैं, उसका जो पार्ट 5 है उसमें आप देख सकते हो। एनीवेज, सो टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर सेम कैपेसिटी सी कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ बैटरी ईएमएफ ई। वन ऑफ द कैपेसिटर जो है उसको आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ भर दो, ठीक है। तो दो कैपेसिटर्स है और एक जो उसको के के साथ भर दिया। अभी है ना, जो नई कैपेसिटी होगी ना, जो डाइलेक्ट्रिक आपने भर दिया था, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो के टाइम्स सी के बराबर होती है, और सी जो है वो आपका सेकेंड कैपेसिटर है, मान लो उसका अगर कैपेसिटी है तो, है ना। और चेंज निकालना है आपको, इफेक्टिव कैपेसिटी कितना होगा, सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टू पैरेलल 8 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी ई, ठीक है। तो 1/C1 ये पहले केस के लिए आप कर रहे हो 1/C प्लस 1/C, तो ये हो गया C/2। और सेकंड केस के लिए आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा था, तो कैपेसिटी की वैल्यू होती है के टाइम्स सी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मेरे पास C2 की वैल्यू है, ओके, तो मेरे पास C1 भी है और C2 भी है। तो C1 C2 मेरे पास है, आपको डेल्टा निकालना है मतलब चेंज निकालना है, तो चेंज निकालना है मतलब सब्ट्रैक्ट करो, और क्या करोगे, तो C2 माइनस C1 कर दो, बन जाएगा आपका आंसर। यही जब रीअरेंज करोगे तो केयरफुली करना, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम नहीं लेना है ज्यादा। सो ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 30 सेकेंड से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये वो वाला क्वेश्चन है जो देख के आ जाता है। पोलराइजिंग एंगल दिया है आपको थीटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है ये। वी इज द स्पीड ऑफ अ लाइट इन दैट मीडियम, देन द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वी क्या होगा, है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ब्रूस्टर्स लॉ आप यूज कर रहे हो, तो c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो रीअरेंज करो, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन देखोगे तो वी अपॉन सी के टर्म में सारे आंसर्स है। तो अगर v अपॉन सी के टर्म्स में सारे आंसर्स है तो फिर केयरफुली करना पड़ता है। कोई बच्चे ऑप्शन ए को टिक करके आते हैं और 100% गलत हो जाता है, उल्टा है ना, c अपॉन b होता है, तो तभी tan थीटा होगा। तो tan थीटा का इनवर्स करो तो cot थीटा बनेगा आपका, और ऑप्शन हैज टू बी बी। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया बी। उसके बाद क्वेश्चन 9, ये भी 30 सेकेंड्स के अंदर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, इमीडिएटली सॉल्व करो, ठीक है, देख के ही हो जाता है, ये सॉल्व भी करना नहीं पड़ता। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आई गेस, जो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। Okay, so two identical light waves having phase difference phi propagate in the same direction. When they superimpose, the intensity of resultant wave is proportional to. So IR is 4I cos square phi by 2. So resultant intensity is cos square phi by 2 के बराबर होती है। So option is a B, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सेमीकंडक्टर में से। तो सेमीकंडक्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको जो डायोड्स के एप्लीकेशन है वो पढ़ने हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो डायग्राम्स है, फोटो डायोड, एलईडी, जीनर डायोड, उसके डायग्राम्स और ग्राफ देख रहे हैं, उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और उसके बाद जो एम्पलीफायर्स है उसके फाइनल आंसर्स, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो फाइनल आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको ट्रांजिस्टर अल्फा डीसी बीटा डीसी दिए हैं, रेशियो ऑफ बीटा डीसी माइनस अल्फा डीसी अपन अल्फा डीसी बीटा डीसी क्या होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप अपने आप कर सकते हो। तो बीटा डीसी का फॉर्मूला है अल्फा डीसी अपन 1 माइनस अल्फा डीसी, ये फॉर्मूला है। अभी देखो ना, बीटा डीसी की वैल्यू मिल गई, क्या करो, ये सीधी सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो ना, खत्म हो गया आंसर। तो ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, रीअरेंज करो इक्वेशन को, बन गई बात। इसमें क्या करना है और ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट के बाद जो फाइनल आंसर है दैट इज 1। सो क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर जो है वो है 1। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। लेकिन इसमें एक चीज केयरफुली करनी पड़ती है, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज अ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 10,000 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू दी है उन्होंने, n0 मतलब जो ओरिजिनल है वो, आफ्टर 4 मिनट्स मतलब t आपको दिया है 4 मिनट्स, इट बिकम्स 2500 इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट, ठीक है। डी के कांस्टेंट निकालना है आपको पर मिनट का,
तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखो फाइनल आंसर जो है वो लॉग के टर्म्स में, और यहाँ पे ही सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं वो ई के टर्म में होता है एंड कभी कभी समझता नहीं है कि क्या करे एग्जाम प्रेशर में। तो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी आपके पास जनरल फॉर्मूला है। तो एन की वैल्यू 4 मिनट के बाद कितना हुआ है 2500 अपॉन 10,000 इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा इंटू 4। सो रीअरेंज करो, ये क्या होगा कट हो जाएगा 1/4 ई रेस टू माइनस 4 लैम्डा। ओके, तो अभी आपको जो आंसर दिया है वो लॉग के टर्म में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना केयरफुली देखो कि लॉग के टर्म में उन्होंने क्या दिया है। सो 4 इज इक्वल टू ई रेस टू 4 लैम्डा, ऐसा कुछ तो दिख रहा है हमें, है ना। सो यहाँ पे जैसे ही आपको ई का टर्म दिखता है आपको क्या करना है, दोनों जगहों पे लॉग लिख रहा है। तो जैसे आप लॉग लगाते हो दोनों जगह पे तो आपका ये वाला जो पोर्शन है तो वो बनेगा लॉग टू द बेस ई। ओके, तो सॉरी दोनों जगह पे लॉग अप्लाई करो तो यहाँ पे आपका बनेगा 4 लैम्डा और यहाँ पे बनेगा लॉग टू द बेस ई 4। सो आपको अल्टीमेटली लैम्डा निकालना है कि नहीं। तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो आप, और उसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे सो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लॉग टू द बेस ई 2। सो लैम्डा इज 2/4 दैट इज 0.5 लॉग टू द बेस ई 2। तो ये जो ऊपर ऑप्शन लिखे ना यहाँ पे 2 शायद टाइप नहीं हुआ है तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। 2 यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है तो 0.5 लॉग टू द बेस ई और ऊपर स्क्वायर और 2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11 देयर वाज माइनर एरर। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन द सेम मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ अ लाइट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है, थ्रू द वाटर, तो ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड थ्रू द वाटर, number of waves in a glass slab of a thickness 6 cm is the same as in a water column of a height 7 cm. Refractive index of a glass is 1.5, then refractive index of a water कितना ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट का सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। तो ग्लास स्लैब में से कितने वेव्स जाएंगे हैज टू बी इक्वल टू वाटर कॉलम में से कितने वेव्स जाएंगे। सो उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला है म्यू जी एच जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप हाइट के बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो म्यू डब्ल्यू आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर तो अल्टीमेटली म्यू जी एच जी अपॉन एच डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू इज 1.286। सो 1.286। तो यहाँ पे आपको ये पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि 1.2 के बाद भी आंसर्स है और ABCD अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1.2 के बाद भी कुछ ना कुछ वैल्यूज दी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लिख नहीं सकते, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज को केयरफुली दिया है कि बच्चे पूरा सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम सेकेंड बोर ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट एंड डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ द टू स्टेट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन्स। वर्क फंक्शन आपको दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है आपका, ये लाइक टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है सेम काइंड ऑफ, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रूस्टर्स लॉ जो ट्रायंगल है आपका टैन थीटा, ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ टॉपिक्स जो है फेवरेट उनके है तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एनीवेज सो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6 n² eV आपको दिया है। तो E1 तो यहाँ पे देखो ना कहां से कहां पे जंप कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से लेके ग्राउंड स्टेट ना, तो सेकेंड से 1 पे आ रहा है, तो 13.6 अपॉन 1 -13.6 अपॉन 2²। सो E की वैल्यू आपको कुछ तो मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो E की वैल्यू मिल गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको आप कन्वर्ट मत करो, उसको वैसे ही रखो। सो E इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा आपको मिल गया, लेकिन एच न्यू की वैल्यू फाई नॉट प्लस EBS के बराबर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है, तो एच न्यू पता है, फाई नॉट की वैल्यू आपको दी है, रीअरेंज करो, है ना। तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। सो दैट इज आंसर ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ रहा है अच्छे से। हम लोग क्विकली देख रहे हैं कि ये किस तरह से किया है उन्होंने। अभी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो आप अपना आंसर लिख दो, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देख के आ जाना चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज प्रोपोर्शनल टू किसका होगा। सो एन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है उन्होंने। सो मैग्नेटिक मूवमेंट m नॉट जो होता है वो E अपॉन 2m0 L0 के बराबर होता है। तो ये जो है वो आपकी फॉर्मूला लिस्ट होगी, उसमें ये फॉर्मूला दिया होगा। आपको क्या पूछा है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है उन्होंने, है ना। सो L0 जो होता है वो n के प्रोपोर्शन में होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। सो इसकी वजह से m0 भी जो n के प्रोपोर्शन में होगा।
तो 14 का होगा ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेवरेट है आपका जो बोर्ड है उनका, वहां से सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, फोटो इलेक्ट्रॉन, जीनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसके ऊपर वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। उसके ग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं, उसके जो बेसिक फैक्ट्स है वो अच्छे से जान के जाना है आपको। सो फोटो डायोड क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। फोटो डायोड क्या होता है, आपके पास ये मान लो पीएन जंक्शन डायोड है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास पी टाइप मटेरियल हो गया, एक हो गया एन टाइप मटेरियल। तो फोटो डायोड में क्या करते हैं, लाइट आप डायोड के ऊपर अप्लाई करते हो, तो आपके पास जो सेंटर में डिफ्लेशन लेयर है, जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव से न्यूट्रल हो गई थी, लाइट इसके ऊपर गिरने की वजह से अभी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और वो अगर आपको करना है तो जो डिप्लेशन आपकी जो लेयर है ना, उसका जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। और साइज तभी बड़ा हो सकता है जब भी आप वो रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे। मतलब अगर आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब पी को आप नेगेटिव से कनेक्ट करना और एन को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करना, तभी जाके ये डिप्लेशन लेयर आपकी बड़ी होगी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ व्हील ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू दी है आपको सॉरी 2 kg मीटर स्क्वायर, और उसके बाद रोटेटिंग अबाउट हिज एक्सिस। तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर दिया है, ठीक है ना। तो पासिंग थ्रू सेंटर दिया है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और ओमेगा दिया है आपको 60 रेडियन पर सेकेंड। फ्रिक्शन की वजह से 5 मिनट के बाद वो अपनी जगह पे आएगा। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील इज 3 times बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट। तो अल्टीमेटली आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। सो आई की वैल्यू दी है आपको 2 kg मीटर स्क्वायर, ओमेगा नॉट की वैल्यू दी है आपको 60 रेडियन पर सेकेंड। टी दिया आपको 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट दिया है तो 5 into 60 300 सेकेंड हो गया। सो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपका, देखो आप निकालो स्टार्टिंग के केस में, सो 0 - 60 अपॉन 300 है ना, सो -1/5 रेस्ट पे आ रहा है, तो दैट्स व्हाई ये नेगेटिव सिंबल है। फॉर 2 मिनट्स स्टार्टिंग पॉइंट से, तो 2 मिनट्स में आपको निकालना है, तो व्हील 2 मिनट्स के लिए आपका होगा 120 सेकेंड। यहाँ पे उन्होंने 3 मिनट्स बिफोर बोला है, तो 2 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट होगा ना, क्योंकि टोटल 5 मिनट्स का आपको पता है। सो यूज अ फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको दी है -1/5 into 120। सो रीअरेंज करो इक्वेशन को, है ना, आपको कुछ तो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई 36 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा है उन्होंने, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। सो एल की वैल्यू होती है आई इंटू ओमेगा, तो आई पता है, ओमेगा पता है, सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर 72 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी। तो जो बच्चे ने रोटेशनल मोशन के बेसिक किए उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, हालांकि उनके भी 45 से 50 सेकंड्स जाएंगे ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन देख के आ जाना चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, वो वाला इक्वेशन आपको यूज करना है। तो उसका एक फॉर्म दिया आपको, तो a आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आपको पूछा है। तो अगर आपको वो इक्वेशन पता है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव के सारे इक्वेशंस पता है, तभी ये क्वेश्चन आपका अच्छे से होगा। एनीवेज, सो ये कौन सा इक्वेशन होगा, देखो y इज इक्वल टू a sin ऑफ 2π t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस π/4। अब इसमें देखो कि कौन सा करेक्ट, x एंड y मीटर एंड टाइम ने सेकंड में दिया है। तो अभी आपको वेलोसिटी की वैल्यू दी है उन्होंने, v इक्वल टू n लैम्डा होता है ना, तो उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे वैल्यूज। सो जो भी आप सॉल्व करोगे उसमें से आप वेवलेंथ लैम्डा जो है उसकी वैल्यू 10 मीटर ऐसे आती है क्या, ठीक है। सो यहाँ पे 2π t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा होता है, तो 2π से आपको यहाँ पे पूरा अरेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। सो अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू आपकी 10 आएगी। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है आपका वो सेंटीमीटर में इधर दिया ऑप्शन बी में, तो सेंटीमीटर में तो नहीं है। वेलोसिटी अगर आप देखते हो तो v इक्वल टू n लैम्डा होता है, उसके हिसाब से आप 1 अपॉन t से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो और लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1.5 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। फ्रीक्वेंसी की भी जो वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, 1/6। सो 1/6 इज नॉट 0.2। तो ये इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो एक ही करेक्ट आंसर है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी। लेट मी जूम आउट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, चलो बच्चों, ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बेसिक रिलेशन यूज करना है। टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, देयर सरफेस टेम्परेचर्स आर T1 T2। रेडिएट अगर सेम पावर करते तो R2 और R1 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए R1 R2 प्रोपोर्शन, R1 जो या रेडियस जो है वो
टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में। अगर मुझे ये पता चल जाता है तो दो ऑप्शन तो वैसे भी कट हो जाएंगे हमारे। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला Q/T इज इक्वल टू सिग्मा A T⁻⁴। ठीक है ना। अभी देखो ना, हमें क्या निकालना है, एरिया T⁻⁴। तो एरिया की जगह पे आप πr² डाल सकते हो। तो इससे मुझे पता चलेगा R जो है वो T के इनवर्स प्रोपोर्शन में, प्रोवाइड सिग्मा QT, ये कांस्टेंट है सब कुछ। तो अगर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका और एक कट हो जाएगा। एनीवेज देखते हैं और किस तरह से किया है उन्होंने। सो यस, सो आपको पूछा क्या, R2/R1 पूछा है ना। हाँ यस, तो R2/R1 पूछा है। एनीवेज पावर दिया सिग्मा A T⁻⁴। सो सेम पावर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴। सो A2/A1 T1⁻⁴ T2⁻⁴। A की जगह पे क्या डालोगे, 4πr² डालोगे क्योंकि स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है। सो R2/R1 की वैल्यू 2/T2 का स्क्वायर आएगी। सो अल्टीमेटली ऑप्शन इज सी। ठीक है ना। तो आपका D, B और A तीनों कट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 फेवरेट है आपके बोर्ड का, ये हर साल पूछते हैं, प्रीवियस ईयर भी पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके जाना, आप क्वेश्चन करके जाना इन द सेंस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन करो, आपका नैया डूब जाएगा। ठीक है, डूबने से बच जाएगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप से सेम लेंथ है ना। तो आपको लेंथ दिया है सेम। सो दे आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली इन द फर्स्ट ओवरटोन, प्रोड्यूस 3 बीट्स। ठीक है, साइमल्टेनियसली वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन के लिए 3 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमें पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड लाइन पढ़ता हूं, द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज मेड 1/3 एंड क्लोज्ड पाइप इज मेड 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। तो ये सेकेंड केस बनेगा। हमें बीट निकालना है। बीट मतलब क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना होता है। तो बीट इज N2 - N1 होता है, ये जनरल फॉर्मूला, तो वही आपको निकालना है। तो ओपन पाइप फर्स्ट ओवरटोन की जो वैल्यू है, सो V/L, और उसके बाद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो 3/4 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो रटा हुआ होना चाहिए। तो जिसके पास फॉर्मूला शीट है उसको बहुत अच्छे से समझ रही है, जिसके पास नहीं है डोंट वरी, आप अपने पहला फॉर्मूला शीट बनाओ। कोई भी आप टेक्स्ट बुक यूज कर लो, कोई जो रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हो उसमें से फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। ये अल्टीमेटली क्वेश्चन 1 मार्क आपको देख के जाता है, ये करके आना है। एनीवे, सो V1 - V2 V/L - 3V/4L, सॉल्व करो इसको। सो यहाँ पे V/L की वैल्यू मिल गई आपको 12। सो एनीवेज, तो ये बन गया मेरा एक इक्वेशन। लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप थर्ड बन गया, वो L3 बन गया, एंड क्लोज पाइप इज मेड 3 टाइम्स ओरिजिनल। सो ओपन के लिए L/3 बन गया। सो V, तो न्यू इज इक्वल टू V/2 टाइम्स L/3। तो ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू से रिप्रेजेंट किया है, और ये भी न्यू है, न्यू1 माइनस न्यू1 डैश। ठीक है, एनीवेज अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा यहाँ पे तो आई एम सॉरी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास। सो न्यू V/2 L/3, रीअरेंज करो 3V/2L मिलेगा, एंड क्लोज पाइप 3 टाइम्स किया है ना। सो न्यू डैश इज इक्वल टू V/4 टाइम्स बनेगा ये 3L। सो 12L बन गया। तो ब्रीड प्रोड्यूस देखो कितना है आपके पास, 2 इक्वेशन है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3V/2L माइनस V/12L, रीअरेंज करो 17 ब्रीड्स प्रोड्यूस हो गए। सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन जो है, इसमें आप गलतियां नहीं करोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन 19 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जिसका बेसिक क्लियर है मैकेनिक्स का, उसके लिए तो ये बहुत मतलब लाइक हलवा काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिखने के लिए बड़ा है लेकिन नहीं, 40 सेकंड्स के अंदर हो जाता है। लिफ्ट ऑफ अ मास एम कनेक्ट किया है एक रोप के साथ। मान लो एक रोप है, उसके साथ आपने एक लिफ्ट कनेक्ट किया है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो जो टोटल फोर्स होता है ना वो mg+a के बराबर होता है। ठीक है, वो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा जो फोर्स है वो mg+a के बराबर है, एंड उसको ही हम लोग टेंशन बोल रहे हैं। तो स्ट्रेस आपको निकालनी है। फॉर अ मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट ऑफ रोप इज T। मिनिमम डायमीटर निकालना है आपको, डायमीटर निकालना है ना, तो निकाल सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, तो टेंशन अपॉन एरिया, तो mg+a/πr²। ठीक है, डायमीटर निकालना है तो r निकालो ना और उसको डबल कर दो, मिल गया डायमीटर। तो T इज mg+a/πr²। r के जगह पे आप डालोगे d/2 होल स्क्वायर। सो रीअरेंज करो इक्वेशन को, d की वैल्यू आपको मिलेगी 4mg+a/πt⁻⁴। अभी ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना तो केयरफुली ऑप्शन मार्क करो। कभी कभी सब कुछ सेम देते हैं, कभी कभी सब इक्वेशंस में ऊपर 4 दे देंगे, तो आप ऑप्शन टिक करने में गलती करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। अभी क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। अभी आपको दिया क्या है, सॉलिड स्फीयर ऑफ अ मास 2 kg इज रोलिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे m की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, और यहाँ पे जब भी सॉलिड स्फीयर का रोल होता है ना तो वहां पे 2 टाइप की एनर्जीज आती है।
तो टोटल एनर्जी जो होता है दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये दो एनर्जीज आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो जैसे ही ये दो एनर्जीज के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद बोला मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, ये पूछा आपको, और ये कोलाइड हो रहा है एक स्प्रिंग के साथ, तो अल्टीमेटली स्प्रिंग देखो ना, स्प्रिंग अगर आपको दिया है तो अल्टीमेटली हिंट दे दिया उन्होंने आपको, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर किधर तो यूज करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग को लगते ही उसमें चली जाएगी, तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड। खत्म हो गया आंसर, हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें आपको सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए जो 2/5 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो v के जगह पे r ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के जगह पे v सब्स्टिट्यूट करो, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा दिया। अभी ओमेगा दिया नहीं है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, v दिया आपको तो v के टर्म्स में लेके आएंगे, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर 7/10 mv स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑन अ मैक्सिमम कंप्रेशन इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। कंपेयर करना है इसको और कुछ नहीं करना, और एंड में जाके क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम कंप्रेशन x की वैल्यू निकालने बोली है, k की वैल्यू दिया है आपको। सो रीअरेंज करो, x स्क्वायर इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू आ गई 2.8 मीटर। तो एनीवेज ये आसान क्वेश्चन था बहुत, ये बहुत जल्दी हो जाता है, फॉर 50 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन, 50 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। सो 21 का है 2.8, ऑप्शन बी। 22 देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, अगेन 30-40 सेकंड्स के अंदर हो जाना चाहिए। फ्लाई एट रेस्ट टू रीच एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है आपको, और टाइम दिया है 8 सेकंड्स का। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया है आपको, सो द टोटल एंगल ट्यून्ड थ्रू ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सो ओमेगा नॉट दिया है 0, उसके बाद ओमेगा दिया है आपको 24 रेडियन पर सेकंड, ये 0 से स्टार्ट होकर 24 तक जा रहा है, टी दिया है 8 सेकंड्स का, तो अल्फा मिल गया आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो 24/8 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एनीवेज आपको टोटल एंगल चाहिए, इसको जूम आउट कर लेता हूं, ओके नेक्स्ट। हाँ, तो अल्टीमेटली आपको चाहिए थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, मतलब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हो ना, वही चीज को सर्कुलर मोशन में ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। सो ओमेगा नॉट तो 0 है आपका, सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा की वैल्यू, टी की वैल्यू, थीटा का वैल्यू आएगा 96 रेडियन। तो जो ऑप्शन से आप उसमें देखो कि आपको डिग्री में पूछा है या रेडियन में पूछा है। अगर डिग्री में पूछा होता तो ये 96 रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ता आपको, ठीक है, तो नहीं करना है तो वो अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये अगेन आपका एक फेवरेट चीज है, जो आपका साउंड चैप्टर है उसमें से उन्होंने एक यूज किया है, वेव मोशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 2 यूनिफॉर्म वायर सेम मटेरियल है ना, सो मटेरियल सेम है, वाइब्रेटिंग अंडर द सेम टेंशन, तो टी की वैल्यू सेम, मटेरियल की वैल्यू भी सेम है। इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फर्स्ट वायर इज इक्वल टू सेकंड ओवरटोन ऑफ द सेकंड वायर एंड रेडियस ऑफ अ फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सेकंड वायर। उसके बाद क्या निकालने बोला है, रेशियो ऑफ द लेंथ निकालने बोला है फर्स्ट टू सेकंड। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, दे भी नहीं सकते वो। So fundamental frequency of wire होता है 1/12 square root of t upon m. F is a fundamental frequency, L is a length, square root of t, t is a tension and m is a mass per unit length. So 1/12 square root of t upon m के जगह पे क्या लिख सकते हो, density is equal to mass upon volume होता है। यहाँ पे केयरफुली देखो, density is a mass upon volume, लेकिन यहाँ पे ये जो small m दिख रहा है ना, ये mass per unit length है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो ऑलरेडी दी है उन्होंने m के टर्म्स में। सो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ एरिया दिख रहा है आपको, क्योंकि m जो है वो सिर्फ m नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। सो ये पॉइंट को नोट डाउन करना, t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो बन गया आपका, सो 1/2l r1 t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई p, स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन पाई रो, ठीक है। तो ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। आपको निकालने क्या है, l निकालना है एंड में जाके, ठीक है। फर्स्ट ओवरटर्न के लिए f1 विल बी 2 टाइम्स f, तो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड ओवरटर्न ऑफ द सेकेंड वायर f2 इज इक्वल टू 3/2, सो 3/2 L2 R2। तो यहाँ पे मुझे F1 और F2 की वैल्यू सेम दी है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी सेम है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आप रीअरेंज करो, 1/3 विल बी योर आंसर। आसान क्वेश्चन है, दिखने के लिए बड़ा दिखता है लेकिन है नहीं। सो 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आपको ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक भी पता है तो भी आ जाएगा। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया उसका। सो यहाँ पे देखो, वन एंड ऑफ अ कैपिलरी, कैपिलरी कैसा होता है, सर्कल होता है ना ऐसा, एक पूरा स्ट्रॉ कैसा होता है वैसा, और उसका सर्कुलर पोर्शन आप अंदर मूव करो तो सर्कुलर हो गई लेंथ 2πr, ठीक है, लेंथ मुझे चाहिए ना। सो वन ऑफ द एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन द वाटर, हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम इज h, अपवर्ड फोर्स 105 डाइन, मतलब f की वैल्यू हमें दी है उन्होंने, डाइन मतलब कितना होता है 10⁻⁵, कन्वर्ट करोगे SI में तभी आपको मिलेगा। ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है। एंड उसके बाद द इनर
सर्कमफरेंस ऑफ द कैपिलरी इज, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, इनर सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है, अंदर वाला सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 7×10⁻²। सिंपल क्वेश्चन है, एफ दिया है, टी दिया है, 2 पाई आर इंटू टी इक्वल टू एफ, क्योंकि सरफेस टेंशन एफ अपॉन सर्कमफरेंस होता है, तो 2 पाई आर आपको निकालना है, तो एफ अपॉन टी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, गेट द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 24 1.5 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन 25 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाँ, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में से मोनो एटमिक, डायटोमिक और उसके बाद पॉलीएटमिक जो है उसमें से गैमा की वैल्यूज आप याद करो, उसके बाद रिजिड में और नॉन रिजिड डायटोमिक उसकी वैल्यूज याद करो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसको, बिकॉज ये उनका फेवरेट सेक्शन है, इसके ऊपर वो हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो फॉर रिजिड डायटोमिक, डायटोमिक तो रिजिड बोला है ना, तो 7/5 उसकी वैल्यू होती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू N टाइम्स Cp, Cp जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, N इज नंबर, N की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मुझे इक्वेशन मिल गया Cp/Cv 7/5। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको जूम आउट कर लेता हूं पहले, अगेन जूम इन। एनीवेज देखो, तो Cv इज इक्वल टू 5/7 Cp, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। तो Cp इज इक्वल टू Cv के टर्म्स में आपको वैल्यू है 5/7 Cp, तो Cp की वैल्यू 2/7 Cp इक्वल टू R, तो R की वैल्यू आपको दी है इन टर्म्स ऑफ Cp जो भी है, तो N की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.2857। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो अगर बड़ा लग रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। अगर केटीजी किया अच्छे से तो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 26, आइडियल गैस इज अ प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। इफ M इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड K इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो डेंसिटी आपको निकालनी है। PV इज इक्वल टू nRT होता है, हमें पता है। सो PV इज इक्वल टू N के जगह पे क्या लिख सकते हैं, M डैश अपॉन M। M डैश का मतलब होता है मास ऑफ अ गैस एंड M का मतलब होता है कैपिटल M, मोलर मॉलिक्यूलर वेट। ये जनरल फॉर्मूला है, स्मॉल n की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे M डैश अपॉन V इंटू M RT है ना, तो यहाँ पे ये जो V है आप एक जगह पे लेके आओ तो P की वैल्यू मिलेगी आपको। तो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज अ डेंसिटी, डेंसिटी RT अपॉन M है ना, तो ये बन गया आपका P का इक्वेशन। आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, तो रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT, और PM अपॉन RT की जगह पे क्या लिख सकते हो, R इज एवोगैड्रो नंबर, सो R की जगह पे N के लिखा जा सकता है। सो रो की वैल्यू हो गई PM अपॉन KT, सिंस स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल N दैट इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस किए हैं और कुछ नहीं किया है, जिसको ये फॉर्मूला आता है उसको ये क्वेश्चन आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो गया आपका A। कौन कौन बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, यस नो, मुझे पता तो चले। और जिनको नहीं आ रहा है उनको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि किसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उतने टॉपिक्स जो है आप वो अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बिग वाटर ड्रॉप, ये फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लेना, हर साल ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये 1 मार्क आपका जाना नहीं चाहिए। एक क्या होता है पता है कि इसमें एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप होता है, उसको तोड़ के छोटे वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें N की वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद अल्टीमेटली एनर्जी वगैरह को कंपेयर करने बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, सिंपल है बहुत। तो एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप है, कॉम्बिनेशन ऑफ N स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस, द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ N ड्रॉप्स टू द सरफेस एनर्जी ऑफ अ बिग ड्रॉप। ठीक है, ये निकालना है, E2 अपॉन E1 निकालना है। तो बिग ड्रॉप देखो 4/3 पाई आर क्यूब है और N टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्मॉल r, तो R क्यूब इज इक्वल टू NR क्यूब, तो कैपिटल R इज N⁻⁻³ स्मॉल r। तो ये बन गया मेरा R का इक्वेशन, ये रट लो आप, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये नोट में लिख देना, ये हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी इज, आपके पास जो एरिया है वो आपको लिखना है इनटू जो भी टेंशन है वो, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो स्मॉल ड्रॉप के लिए N इंटू 4πr² इंटू टी, और बड़े ड्रॉप के लिए 4π कैपिटल R² इंटू टी। अब E2 अपन E1 को कंपेयर करो, है ना, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे बहुत सारी चीजें कट हो जाएगी और N⁻⁻³ ऐसा कुछ तो बचेगा। तो फाइनल आंसर होगा E2 is to E1 स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ N is to 1। सो क्यूब रूट ऑफ N is to 1 देखो किधर है, सो ऑप्शन इज डी। Question number 28, ratio of a binding energy of a satellite at rest on Earth's surface to the binding energy of a satellite of a mass revolving around the Earth at a height h। ठीक है, तो ये रेशियो निकालना है आपको। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, GMM अपॉन कैपिटल R,
और हाइट पे दिया है तो जीएम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच, रीअरेंज करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जूम आउट कर लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो यस, तो E1 निकाला, E2 निकाला, रीअरेंज करो 2 टाइम्स आर प्लस एच अपॉन आर। तो ये बन गया क्वेश्चन 28 का सॉल्यूशन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। जो बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, साइड में सॉल्व करो, उसके बाद वापस आप वीडियो स्टार्ट करो, देखो आपका करेक्ट या नहीं है। और जो बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है वो मेरे साथ सॉल्यूशन डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा। आपको ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से पहले आप फॉर्मूला लिस्ट बनाओ आपके टेक्स्ट बुक से, उसके बाद आप ये टेक्स्ट बुक के ही आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो पहले देख लो, उसको सॉल्व करो। आपको ये क्वेश्चंस भी आसान लगने लगेंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस वो टेक्स्ट बुक से ही एज इट इज पूछ रहे हैं या उससे रिलेवेंट ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, ठीक है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है, स्टार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ए साइन ओमेगा टी इसका इक्वेशन होना चाहिए। टाइम पीरियड कैपिटल डी है 16 सेकंड्स आफ्टर 2 सेकंड्स, तो इंस्टेंट टाइम दिया है 2 सेकंड्स का, वेलोसिटी पाई मीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड दिया है, निकालना है, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज निकालना है, और cos 45 की वैल्यू दी है 1/√2। तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से अगर कोई भी पार्टिकल स्टार्ट होता है तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद सो v की वैल्यू पाई मीटर पर सेकंड दिया है और t की वैल्यू 16 सेकंड दी है, तो यही आप ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको ओमेगा 2 पाई अपॉन टी दैट इज पाई बाय 8 रेडियन पर सेकंड मिलेगा। सो रीअरेंज करते हैं, आपको ए की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 40 सेकंड्स के अंदर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चंस आपका 50 सेकंड से लेके 1 मिनट ले रहा है, लेकिन कुछ सेकंड क्वेश्चंस जो ऐसे 10 सेकंड 15 सेकंड में भी हो रहा है, 40-50 सेकंड में भी हो रहा है, तो एवरेज आपका 45-50 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे 1 आवर से ज्यादा टाइम जा सकता है। तो इसके लिए स्मार्टली आप क्या करो, जितने क्वेश्चन फिजिक्स के पहले बन सकते हैं उतने करो 45 मिनट्स में, और उसके बाद आप इमीडिएटली केमिस्ट्री स्टार्ट करना, और जैसे ही आपका केमिस्ट्री हो जाता है, आपको टाइम मिलता है तो वापस ये क्वेश्चंस पे आओ। एंड में अगर नहीं मिलता है तो आपको सारे के सारे ऑप्शन टिक करने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है जब तक ये एग्जाम आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रही है तब तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29 का डिटेल डिस्कशन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये देख के ही आ जाना चाहिए, जिसको फॉर्मूला पता है, लिस्ट पता है, उसका आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, एक लेंथ दी जाती है आपको वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, नोड एंटी नोड की पोजीशन पता होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको नोड एंटी नोड किधर होता है वो फाइंड करना है। सो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ L अंडर टेंशन T वाइब्रेट्स इन अ सेकंड ओवरटोन बिटवीन द 2 ब्रिजेस। सेकंड ओवरटोन मतलब देखो ऐसा 3 छोटे छोटे सेक्शंस बनेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, मतलब एंटी नोड किधर किधर होगा वो निकालना है ना। तो L/6, L/2, 5L/6, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। डेप्थ डी पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस। देखो ना, जब भी वो क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको वो कंपेयर करके कुछ ना कुछ पहले से ही दे देते हैं, तो आपका काम वो आसान कर रहे हैं ना, आपकी वो अल्टीमेटली काम खराब कर रहे हो। आपको क्या निकालना है, देखो ये कंपेयर करने के बाद आपको डी की वैल्यू निकालनी है, डेप्थ डी। सो जी डैश इज जी 1 - d अपॉन आर, तो जी डैश की वैल्यू जी अपॉन एन के बराबर उन्होंने दे के रखी है, सब्स्टिट्यूट करो ना, रीअरेंज करो इक्वेशन को, तो डी की वैल्यू अल्टीमेटली मिल जाएगी। क्या टेंशन है भाई जिंदगी में। तो डी इज इक्वल टू आर n - 1 अपॉन एन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ग्राफिकल बेस्ड। आपका ऑसिलेशन का जो चैप्टर है वहां पे आपको 2 ग्राफ्स टेक्स्ट बुक में दिए है, और वो जो 2 ग्राफ्स है वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वहां पे जो ग्राफ्स है, वहां पे पहला जो ग्राफ है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, दूसरा जो ग्राफ है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन वाला अगर आप देखते हो तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसके हिसाब से आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल के टेबल बनाते हो और कंक्लूजन लेते हो। तो वो मीन का था, यहाँ पे एक्सट्रीम पूछा है, तो एक्सट्रीम के लिए x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम अगर कंसीडर करोगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पूछा है, तो मतलब पहला और तीसरा ग्राफ के बीच में अगर आप रिलेशन निकालोगे तो वो जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई होगा, रेडियन का होता है, ठीक है। तो वो कंक्लूजन आप देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अभी तक आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक थोड़े से बड़े क्वेश्चंस थे, कुछ सिंपल थे। 11 to 20 थोड़ा सा कम लेंथ था सॉल्यूशंस का, 21 to 30 और थोड़ा कम। अभी देखते हैं कि 31 to 40 कैसा है। ऐसा होता है कभी कभी जो 10-10 क्वेश्चन का गैप होता है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत फटाफट हो जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन पेपर आपका इस तरह से सेट किया जाता है कि वो 100 क्वेश्चंस आपके 90 मिनट्स में हो, ऐसा उनका अजम्पशन होता है। तो मतलब एक एवरेज बच्चा जो प्रॉपर पढ़ रहा है उसका अगर 90 मिनट्स में वो 100 क्वेश्चन हो रहे हैं तो वैसा ही पेपर आपको दिया जाता है, ऐसा नहीं कुछ बड़ा करके देंगे वो, नहीं। तो कुछ क्वेश्चन अगर बड़े टफ पूछ रहा है तो कुछ सिंपल भी उनको पूछने पड़ेंगे। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो सबका स्कोर ओवरऑल कम होगा, तो आपकी जो परसेंटाइल है वो अफेक्ट नहीं करेंगे,
टेंशन ना लो आप। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत सिंपल है, इसमें आपको ये देखना है कि किसका पूछा है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो क्लोज्ड एट पूछा है, ठीक है। कभी कभी ओपन देंगे तो फिर उसका आप अलग से निकाल लेना। तो क्लोज के लिए 100 हर्ट्ज दिया है। इफ सेम पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कितना है। तो क्लोज्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 100 और ओपन के लिए वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स N1 है, तो ये बन गई 200। लेकिन जो ओपन पाइप होता है उसमें इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 आप डालते जाओ तो 200 400 600 ऐसा आंसर होगा। सो 33 का है ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन है ये, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पोजिशंस अलोंग द पाथ इज कंजर्व इंक्रीज डिक्रीजेस। यस, तो ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, मजाक कर दिया MHT CET वालों ने। तो ऑप्शन ए 35 simple pendulum length L and has a mass m, it oscillates freely with amplitude at extreme position। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हो, तो बन गया आंसर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल होता है पेंडुलम के लिए। ये क्या देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए। देखो फटाक से हो गए 3 क्वेश्चन, तो मतलब लाइक 1 मिनट के अंदर हो गए, और ये तो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए 1 मिनट के अंदर हो गए। सॉल्व करेंगे तो लाइक 30-40 सेकंड्स में 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट मटेरियल व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाय 37, तो इंक्रीज किया है 37 से 30% से सॉरी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना है ना, तो ये पूछा है आपको। तो एच न्यू जनरल फॉर्मूला है 0.4 ये W0 और 1.3 एच न्यू दिया है आपको 0.9 W0। तो ये आपको दिया है उन्होंने वर्क फंक्शंस के टर्म्स में। सो आपको कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशंस अगर आपको पता है, वर्क फंक्शंस पता है, सब्स्टिट्यूट करो, सबट्रैक्ट करो, W0 दैट इज वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वर्क फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक मटेरियल आपके पास है और उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अगर कोई भी आपके पास एक मटेरियल है उसके अंदर एक एटम है, एटम में सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें यह पता है जो न्यूक्लियस के नजदीक वाले शेल्स होते हैं वहां के इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर नहीं निकलते, लेकिन जो आउटर शेल है वहां के इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर निकल सकते हैं। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के लिए जितनी भी वर्क करना पड़ेगा, जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको ही बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये एक लाइन में हो गई उसकी डेफिनेशन और ये था उसका फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 देख के आ जाना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है। आउट ऑफ फॉलोइंग ग्राफ्स विच ऑफ द ग्राफ शोज करेक्ट रिलेशन, है ना, LC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ऑप्शन 4, ठीक है, सॉल्व नहीं करना। एट पैरेलल रेजोनेंस करंट इज अ मिनिमम। ओके, सिंपल था ना, कुछ कुछ क्वेश्चन फटाफट होंगे तो स्पीड पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या दिया है। चलो लेट मी जूम आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या दिया है उन्होंने। According to de Broglie's hypothesis, the wavelength associated with moving electron of a mass m is lambda e. Using mass energy relation and Planck's quantum theory, the wavelength associated with photon is lambda p. If energy E of electron and photon is the same, then relation lambda E and lambda p ये कितना है। तो E is equal to hc upon lambda, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो फोटोन के लिए क्या होगा, लैम्डा p is equal to hc upon e। इलेक्ट्रॉन के लिए होगा E equal to mc स्क्वायर, और m इंटू सी करोगे तो वो मोमेंटम बनता है, दैट्स वाई इधर p लिखा है और ये c मल्टीप्लाई हो गया। तो p मतलब E अपॉन सी, सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लैम्डा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा e। सो एनीवेज सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखना नहीं है, सीधा आंसर टिक करके आना है। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C फैराड, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड एनर्जी E जूल व्हेन अ गैप बिटवीन प्लेट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। तो जब भी गैप आप कंप्लीट भरते हो, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना E डिक्रीज होता है आपका और पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज कभी नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो जहां जहां पे इंक्रीज है वो ऑप्शन गए, ठीक है। और अगर आप E डिक्रीज कर रहे हो तो V भी डिक्रीज हो जाता है, तो D भी कट गया, तो B इज द करेक्ट आंसर। देखो मतलब 10 क्वेश्चंस हमारे लाइक कितने कम टाइम में हो गए। क्वेश्चन नंबर 40, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर है करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर जिसको ये भी नहीं आता वो तो आप मतलब ना एक ना कुआं है उसमें जाके कूद जाओ अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, रो दिया है आपको, ए दिया है आपको, आई दिया है। सो आई इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। सो आर अपॉन एल इक्वल टू रो अपॉन ए, सब्स्टिट्यूट करो, सो वी अपॉन एल विच इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल। सो आपको क्या पूछा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, अभी इसमें आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है अगर वो नहीं पता तो काम खराब है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ होता है,
ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैसा ही वेलोसिटी ग्रेडियंट भी होता है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये टर्म जिसको पता है उसका नैया पार हो जाएगी। अगर नहीं भी पता, मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे नहीं पता और मुझे एक कैलकुलेटिव गेस करना है, तो यूनिट देखो जितने भी ऑप्शंस है, तो वोल्ट पर मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर मतलब V अपॉन एल के बारे में बात हो रही है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें से V अपॉन एल एक साइड पे लेके आओ, बन गया आंसर। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं स्मार्टली पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सीलिंग फैन है हमारे पास, रोटेट कर रहा है इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी है कुछ। व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑफ, द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल इन अ टाइम t and n revolutions are made in that time. The number of revolutions made by the fan during the time interval between switch off and rest कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं वो ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद वो आप ऑन करो, देखो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि, और जिनका कुछ भी काम खराब है अभी तक, ठीक है, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प करूंगा, आप टेंशन ना लो। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको दिया है एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, ठीक है ना, जो आपका काइनेमेटिक्स में यूज करते हो ना आप 3 इक्वेशन, उसमें से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ऐसा होता है ना। एनीवेज, लेकिन यहाँ पे आप सीलिंग फैन के बारे में बात करो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as ऐसा फॉर्मूला आपको यूज करना है। और यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय 4 दिया है, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे 2 पाई एन रीअरेंज किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई एन डैश। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना था, एन डैश निकालना था, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 16/15 ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। A disk of a moment of inertia I1 is rotating in a horizontal plane about its axis, passing through a center and perpendicular to plane with a constant angular omega, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो डिस्क दिया है हमें और उसके बाद और एक डिस्क है जिसका इनर्शिया I2 है, 0 एंगुलर स्पीड है उसका, इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन रोटेटिंग डिस्क, तो उसको कोएक्सियल रख दिया उन्होंने, बोथ डिस्क रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। तो एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी, आसान क्वेश्चन है ये बहुत, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के पेपर में भी मिलते हैं। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा 2 है ना, तो ये पहला वाला है और दूसरा, दोनों को आपने एक साथ रख दिया और तभी जाके ओमेगा 2 बन गया। तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू, रीअरेंज करो इक्वेशन को, एनर्जी लॉस्ट चाहिए हमें। तो इनिशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, देखो ना, सबसे पहले E इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर और दूसरा है I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो इक्वेशन को, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ I1 प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। सो हाफ ऑफ ओमेगा 1 स्क्वायर I1 माइनस I1 प्लस I2 रीअरेंज करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो दोनों जगहों पे ओमेगा 1 स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1 की वैल्यू हमें पता है इसलिए किया ये। उसके बाद रीअरेंज करो, जो भी कट हो रहा है उसको कट करो एंड फाइनल आंसर हाफ ऑफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 स्क्वायर। सो ऑप्शन डी। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है जहां पे सब ऑप्शंस आपको सेम दिखेंगे, केयरफुली टिक करना है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 सिंपल क्वेश्चन है, ये दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, कोई तो एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन अल्फा है, और दूसरे इंस्टेंट पे वेलोसिटी v बन गई, एक्सेलरेशन बीटा हो गया। डिस्टेंस चाहिए हमें 2 पोजीशन का, है ना, तो 2 पोजीशन देखो, सबसे पहले पार्टिकल ऐसे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एक पोजीशन का पता है, दूसरे पोजीशन का पता है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ। लेट ए अल्फा का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x1 होता है, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस x1 था, वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन अल्फा था, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x1। डिस्टेंस x2 था, वेलोसिटी v थी, एक्सेलरेशन v था, तो बीटा इज ओमेगा स्क्वायर x2, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2, कुछ नहीं, ये दोनों को ऐड किया है। सो हमें u स्क्वायर इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला पता है हमें, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हमें v स्क्वायर और u स्क्वायर के इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, सो दैट वहां पे हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, u स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, कुछ नहीं है, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी, ये फॉर्मूला वही है, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, वही फॉर्मूला। तो ये v के लिए और u के लिए निकालो, 2 इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर a विल कट, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जगह जैसा है, सो a प्लस b a माइनस b के जैसा हो गया, ठीक है। तो मेरे पास अभी इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है, सब्स्टिट्यूट करो, x1 प्लस x2 हमें पता है, x1 माइनस x2 पता है,
तो यहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो x1 माइनस x2 पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या पूछा है, x2 माइनस x1 पूछा है, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन में कभी कभी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन अल्फा प्लस बीटा दिया अगर आपके ऑप्शन में, तो आपकी गलती हो सकती है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन जो इसको केयरफुली सॉल्व करना है और मार्क करना है। अभी देखो जो 31 से लेके 41 तक के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, फटाक से हो गए, उसके बाद वापस 2 लेंदी क्वेश्चंस पड़ गए हैं कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किया है उन्होंने। तो आपको केयरफुली ये देखना है, क्वेश्चन चॉइस करने हैं कि कौन से बहुत ज्यादा हेवी है, उसको आप बाद में टैकल करो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वाले पहले निपटा दो जितने फास्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे ईगो नहीं रखना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन इंपॉर्टेंट डॉपलर इफेक्ट है, हर साल पूछते हैं इसके ऊपर। ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। इसका मतलब स्टेशनरी सोर्स की वेलोसिटी हो गई आपकी 0। आपके पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v माइनस प्लस vs इनटू n, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो vs आपका 0 है, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विद वेलोसिटी v नॉट। तो एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और उसके बाद सोर्स के दूर भी जा रहा है। मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव्स ट्रेवल्स इज एट रेस्ट। So if v is the velocity of the sound and n is the frequency emitted by the source, then distance between the apparent frequency heard by the observer is, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आ जाना चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। ओके, तो फॉर्मूला यूज करते हैं v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी एस। तो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो ये ऊपर प्लस आएगा, सेकेंड इक्वेशन माइनस आएगा, ठीक है। दोनों को सबट्रैक्ट करो, फाइनल आंसर, गेट द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल था ये क्वेश्चन, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मेटल रॉड ऑफ अ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, उसको हीट किया है। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपांशन ऑफ द रॉड लेंथ वाइज, ठीक है। तो ये आपका जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, ये वाला जो चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का है ये थोड़ा सा, तो उसका कुछ फॉर्मूला यूज किया है। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ इंटू टी, ये उसका फॉर्मूला होता है। सो यंग्स मॉड्यूलस इज एफ अपॉन ए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये फॉर्मूला यूज किया है और इसमें डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट की है। और ये जो डेल्टा एल है वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एफ की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की है। सिंपल क्वेश्चन है, जिसको ये फॉर्मूला पता है और सब्स्टिट्यूशंस पता है उसको ये क्वेश्चन आएगा और बहुत फास्ट आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, दो कॉइल्स दिए हमें P एंड Q केप्ट नियर टू ईच अदर। तो दो कॉइल से P Q एक दूसरे से नजदीक रखे, P में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है एंड करंट इंक्रीजेस इन कॉइल Q। तो करंट Q में आप बढ़ा रहे हो और उसका रेट भी दिया है 10 एम्पियर पर सेकेंड। EMF इन अ कॉइल P इज 15 मिलीवोल्ट व्हेन कॉइल कैरीज नो करंट, Q कैरीज नो करंट एंड करंट ऑफ 1.8 एम्पियर फ्लोज थ्रू कॉइल P, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। सो ये जनरल सिंपल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू m d phi अपॉन dt। तो EP की वैल्यू दिया है आपको 15 इंटू 10⁻⁻³ तो ये आपको दिया है रेट उन्होंने। सो m इंटू डी आई क्यू अपॉन डी टी दिया है 10 एम्पियर, है ना। तो दोनों चीजें दी है, मुझे m दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस का m पता चला और हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, दैट इज m इंटू आई पी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, गेट द आंसर। लेकिन यहाँ पे एंड में जाके जो 10 की पावर है वो आपको सही ढंग से अरेंज करनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, सेकेंड मिनिमम इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। डिस्टेंस बिटवीन द टू करंट सोर्सेज डी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज अ कैपिटल डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। सो ये d/2 इक्वल टू xn, d अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 लैम्बडा। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है एंड यहाँ पे 2 कोहेरेंट सोर्सेस है d एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज है d, वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। सो अल्टीमेटली लैम्बडा की वैल्यू होगी d स्क्वायर अपॉन 3d। ये जो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन का जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूलाज है उसमें से वन ऑफ द फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है उन्होंने। एनीवेज, तो यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी थी, इंटरफेरेंस पैटर्न सेकेंड मिनिमम ये ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई आपका ये सब्स्टिट्यूशन आया है। जूम आउट करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 48 देख के आ जाना चाहिए क्वेश्चन। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लॉ फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वेव, इसको क्या बोलते हैं, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। 48 टिक कर दो, 1 मार्क लेके जाओ। क्वेश्चन नंबर 49, बार मैग्नेट के बारे में बात किया, उसकी लेंथ दी है आपको 3 सेंटीमीटर, एरिया दिया है और कैपिटल एम की वैल्यू दिया है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, तो एम जेड आपको फाइंड आउट करना है। एल दिया है, ए दिया है, एम दिया है। सो एम जेड इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू ए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो योर आंसर इज 5 × 10⁵ एम्पियर मीटर।
तो जो जो बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, आई होप सो उनका ये आंसर आ रहा है। आप वीडियो पॉज कर करके ये सॉल्व भी कर रहे हो, जिनका नहीं आ रहा है वो मेरे साथ देख सकते हैं। एनीवेज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मैग्नेटिक फ्लक्स नियर द एक्सिस एंड इनसाइड द एयर कोर सोलेनाइड। सोलेनाइड का आंसर क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, ठीक है, अपॉन एल, तो 60 सेंटीमीटर कैरिंग करंट आई, और यहाँ पे जो फ्लक्स दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁶। मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, ठीक है, फाई एल अपॉन म्यू नॉट। फ्लक्स की वैल्यू होती है बी ए इंटू कॉस थीटा, दैट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। थीटा की वैल्यू 0 है, सो कॉस थीटा 1 आ जाएगा, और बी की वैल्यू होती है इनसाइड सोलेनॉइड म्यू नॉट NI अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला लिस्ट में ये तीनों फॉर्मूलेज अगर आपके पास है तो इक्वेशन आपको टफ नहीं जाएगा। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, गेट द आंसर, दैट इज 0.75 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ठीक है, ये आप कर लेना। सो ये था क्वेश्चन नंबर 50 का पूरा डिस्कशन। तो अभी हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, 50 क्वेश्चंस किस तरह से करने होते हैं वो देखा। बहुत उतार चढ़ाव था ये पूरे पेपर में, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान थे जो हमने इमीडिएटली मार्क किए। क्वेश्चन अभी ये जो 45 मिनट्स है उसको आप अलॉट कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चंस पहले जो देख लेने हैं आपको क्विकली, 10 मिनट के अंदर वो 10 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए पहले स्टार्टिंग के, जो मतलब देख के हो रहे। यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, है ना, जिसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो ब्रूस्टर वाला था, ब्रूस्टर एंगल वाला था, है ना। तो वैसे 8-10 क्वेश्चन से वो पहले टिक कर लो, सर्कल भी कर दो, या फिर अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो टिक कर दो, अपने आप वो आपके ओएमआर शीट में चला जाएगा। दूसरा है मीडियम टाइप के क्वेश्चन देखो, और उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उस पर हाथ डालना। बड़ा क्वेश्चन करोगे, गलती से किधर फंस गए, 10-15 मिनट निकल जाएंगे, इट विल बी ह्यूज लॉस। तो अगर बड़ा क्वेश्चन है एंड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता चलेगा कि जो बड़े क्वेश्चन है उनका नंबर है 8 से 10, तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कंपेरेटिवली बड़े थे। 40 में से लाइक 25 क्वेश्चंस स्मॉल लेंथ के थे, 15 क्वेश्चंस मीडियम लेंथ के थे, 10 बड़े थे। तो 10 वाले एंड में रखो, कोई दिक्कत नहीं। 40 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करो 45 मिनट्स में, केमिस्ट्री के पूरे करो, और एंड में जाके टाइम मिलता है तो फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर था वो कंपेरेटिवली टफ पेपर था, क्योंकि फीमेल जो टॉपर आई थी वो 187 की थी, ठीक है। सो शी यूज्ड टू बिलोंग्स टू आवर इंस्टीट्यूट, तो हमें पता है कि वो कितना डिफिकल्ट हो सकता था। 187 फीमेल टॉपर आ रहा है तो पेपर डिफिकल्ट ही था, इतना आसान था नहीं पेपर, समझ रहे हो आप। तो आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका पहला बेहतर है वो आप करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहले उड़ा दो, तो सिंपल क्वेश्चंस उड़ा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कम टाइम में आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। जो जो बड़े क्वेश्चंस दिख रहे हैं वहां पे अपना ईगो मत रखो, छोड़ दो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, एंड में जाके कोई तो एक ऑप्शन टिक कर लेना, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरह से करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ऐसे होगा कि बड़े क्वेश्चन के चक्कर में जो छोटे 2-3 क्वेश्चन आप कर सकते थे 100% एश्योरेंस के हिसाब से, वो नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है जो मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करो, जितने अच्छे इसको व्यूज मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, उतने ज्यादा बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। आप मुझे सजेस्ट करो और आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से और नए नए वीडियोस बनते रहेंगे, है कि नहीं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग KD एजुकेयर।